नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान मामले में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से बयानात आ रहे हैं और जिस तरह से ट्रंप पगलाया हुआ है, एक बात बहुत साफ समझ में आ रही है कि अब तक उसकी गुंडई जो चलती थी दूसरे मुल्कों पर, वो गुंडई ईरान में कतई नहीं चल रही। आप जानते हैं, टैरिफ की धमकी देकर, किसी चीज की धमकी देकर वो लगातार अपना काम निकलवाता रहा है। हिंदुस्तान को आप देखें, धमकियां दे देकर उसने ये हाल किया कि इंडिया ने चाबहार से अपने पैर पीछे खींच लिए, जबकि हजारों करोड़ रुपए हमारे वहां खर्च हो चुके थे। इसके अलावा रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया था, जबकि रशिया से हमको सस्ता तेल मिलता था। और इंडिया सिर्फ एक एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो उसने लगातार धमकियां दी हैं और धमकियां देकर अपना काम निकलवाया है। लेकिन ईरान के केस में अब शायद उसके समझ में आ रहा है कि ईरान धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। ईरान ने एक तो बहुत शानदार तरीके से इस जंग में उसका मुकाबला किया है, और दूसरी बात यह कि अपनी सॉफ्ट पावर को, या आप जिसको कह सकते हैं परसेप्शन बिल्डिंग को, अपनी इमेज बनाने को बहुत शानदार तरीके से किया है। बाकी बड़ी खबरों की तरफ चलूं उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में ईरान की एम्बेसी का है, जहां पर मीनाब की बच्चियों ने जो पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग की एक एग्जीबिशन लगी है। छोटी छोटी बच्चियों के हाथ से बनाई हुई पेंटिंग्स हैं कागज पर, जिनको सजा कर रखा गया है, वहां पर एग्जीबिशन लगाया गया है और देश भर से बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं, उन पेंटिंग्स को देख रहे हैं और ईरान के समर्थन में बातें कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत सीन था। जब इन वीडियोस को मैंने देखा, एम्बेसी से किसी ने मुझे ये वीडियो भेजे, मैंने इन वीडियोस को देखा तो बेहद खूबसूरत लगा। इसमें बच्चों ने जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, वो भी गाया है और इस वीडियो के आखिर में हम आपको वो पूरा जनगण मन सुनवाएंगे। खैर, बात हो रही थी ईरान और अमेरिका की, और अमेरिका की धमकियों की। देखिए, कल का उसका ट्वीट आप देखिए, कल का उसका बयान देखिए। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और साउथ एशिया के अंदर 21 तारीख है, 21 तारीख की सुबह है, और कल उसके जो बयान आ रहे थे उनको आप गौर से देखिए। पहले कहता है कि जेडी वांस इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं और ईरान का डेलीगेशन आएगा। ईरान का बयान आता है कि जेडी वांस साहब को हमारी सलाह यह है कि जो उन्होंने अपना ब्रीफकेस पैक किया है उसको अनपैक कर दें, अपने सामान अपनी जगह पर रख दें, क्योंकि हम नहीं आ रहे। कालिबाफ खास तौर पे जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उसको देखेंगे तो ईरान की डिप्लोमेसी समझ में आएगी। जैसे परसों का बयान, 18-19 तारीख का उनका बयान है, जिसमें वो किसी चैनल से बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि शहादत मेरा आखिरी हासिल होगा, मैं शहादत के लिए तैयार बैठा हूं। इसका मानी क्या है? इसका मानी यह नहीं है कि मरने के लिए मरे जा रहे हैं। इसका मानी यह है कि हम जानते हैं कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो हमारे लीडरान को निशाना बनाया जाएगा, और उनमें पहला नाम शायद कालिबाफ का होगा और दूसरा नाम अराक्ची का होगा। और कालिबाफ ने क्लियर कर दिया कि हम इसके लिए भी तैयार हैं कि तुम हमें शहीद कर दो, उसके बावजूद ईरान लड़ता रहेगा। उस बयान का मानी यह था। आगे बढ़िए, कल का उनका बयान देखिए। कल वो कहते हैं कि ईरान धमकियों के आगे झुककर डील नहीं करता, निगोशिएशन नहीं करता। यानी एक तरफ तुम धमकी देते चले जाओगे कि हम ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे, न्यूयॉर्क पोस्ट जैसा अखबार छापेगा कि अमेरिका को जो ये आ रहे हैं डेलीगेशन में लोग, इनको मार देना चाहिए, अराक्ची को मार देना चाहिए, कालिबाफ को मार देना चाहिए। इस तरह की खबरें न्यूयॉर्क पोस्ट जैसे अखबार में छपेंगी। तुम्हारे यहां लगातार धमकियां दी जाएंगी, कभी पीट हेग्सेथ धमकी देगा तो कभी ट्रंप धमकी देगा, और दूसरी तरफ तुम चाहोगे कि हम निगोशिएशन कर लें ताकि दुनिया की निगाह में हमारी इमेज ये बने कि हमने डर कर, बर्बादी के डर से या मौत के डर से तुम्हारे सामने झुकना मंजूर कर लिया। तो ये नहीं होने वाला। ये दूसरे मुल्कों के साथ हो सकता है, ये ईरान के साथ नहीं हो सकता है। इन दोनों बयानों का मानी ये है। दरअसल एक बात मैं आपसे कहूं, थोड़ी सी मजेदार है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिका जो सोचता है वो 4 साल के टर्म में सोचता है, एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक। ट्रंप के दिमाग में इस समय यह चल रहा है कि किसी तरह से यहां पर मैं अपनी जीत दिखा सकूं, तो जो मिड टर्म इलेक्शन होने हैं वहां जाकर मैं अपनी जनता के बीच में कहूंगा कि देखो, ईरान को मैंने जीत लिया, ईरान को मैंने झुका दिया। सिर्फ इतना सोचते हैं, 4 साल का इलेक्शन और साथ में पैसा।
कितना पैसा कमा लें हमारे लोग, कितना पैसा हमारा मुल्क कमा ले, सिर्फ ये दो टर्म है जिसमें अमेरिका सोचता है। यहां मैं आपको एक और बात बताता हूं। मैं लगातार ये बात कह रहा था, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं ईरान के, वो इस बात को जानते हैं कि मैंने लगातार इस बात को कहा है कि ट्रंप के जो बयानात हैं वो समझौते के लिए कम हैं, डील के लिए कम हैं, बाजार के लिए ज्यादा हैं। इसीलिए संडे की शाम को वो ऐसे बयान देता है कि मंडे को जब मार्केट खुले तो जबरदस्त बिकवाली हो। और यह भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि ट्रंप के बयान देने से तुरंत पहले उसके करीबी लोग ढेर सारे शेयर्स खरीद लेते हैं, ताकि जब रेट बढ़ जाए, उस समय तो रेट डाउन होगा, जब रेट बढ़ जाए तो उसको बेचकर मुनाफा कमा सके। तो मुनाफा और इलेक्शन, यही दो चीज है। और जो मैंने कहा था उसकी तस्दीक अब जाकर की है बीबीसी ने, और किसी टीवी चैनल की तो हिम्मत है नहीं दिखाने की। लेकिन बीबीसी को इस बात के लिए मैं बधाई दूंगा, उसकी दाद देना चाहूंगा कि उसने बाकायदा खबर भी छापी है और अपने वीडियोस में दिखाया है, सीधे सीधे दिखाया है कि किस तरह ट्रंप के करीबी लोग ये ट्रंप के जो बयानात हैं, इन बयानों का फायदा उठाकर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। यकीन जानिए अमेरिका के कोर्ट्स में यह केस जाएगा और ट्रंप के लिए मुश्किल और बढ़ेगी। लेकिन ईरान किस तरह से सोचता है? न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल आया है, बड़ा खूबसूरत सा इसका कवर बनाया है उन्होंने, और उस आर्टिकल का उन्वान है इमीडिएट रिजल्ट वर्सेस द लॉन्ग गेम। यानी अमेरिका को इमीडिएट रिजल्ट्स की चिंता है, तुरंत में क्या मिल जाए, कितना मुनाफा कमा लें और जो यहां डील हो उसका फायदा उठाकर अमेरिका के अंदर इलेक्शन में, मिड टर्म इलेक्शंस में कितना फायदा उठा लें, बस ये। लेकिन ईरान लॉन्ग टर्म में सोचता है, ईरान अगले 20 साल 50 साल की सोचता है। वो जो डील करना चाहता है वो अगले 20-50 साल की करना चाहता है। और देखिए, सब्र जो होता है वो एक बहुत बड़ी नेमत होती है। सब्र अगर आपके पास है तो आप दुनिया के मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना कर सकते हैं। इस्लाम में भी सब्र को बहुत महत्व दिया गया है, हमारे हिंदू धर्म में भी धैर्य को बहुत महत्व दिया गया है। आप अगर श्लोक देखेंगे, बहुत सारे श्लोक हैं जिनमें धैर्य को बहुत सारा महत्व दिया गया है कि धैर्य एक मनुष्य के अंदर बहुत जरूरी चीज होती है। ऐसे ही इस्लाम के अंदर भी सब्र को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है और ईरान सब्र करना जानता है, मुश्किल हालात में भी और अच्छे हालात में भी। इसीलिए उसको जल्दीबाजी नहीं है डील की, उसको इस डील से कुछ हासिल करके कल अपने लोगों को नहीं बता देना है। वो लंबी जंग के लिए भी तैयार है और महीनों तक चलने वाली डील के लिए भी तैयार है, और डील ऐसी चाहता है कि अगले 20-50 साल की वो प्लानिंग कर सके। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में जब बातचीत चल रही थी तो ईरान ने एक सवाल पूछ लिया। ईरान ने अमेरिका से पूछा कि 1994 में बुडापेस्ट में यूक्रेन के साथ आपकी एक डील हुई थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, और उसमें आपने यूक्रेन को, जो यूक्रेन की खुद मुख्तारी है, उसको हमेशा बचाए रखने का वादा किया था कि आप उसमें यूक्रेन का साथ देंगे अगर यूक्रेन के ऊपर कोई अटैक होता है, अगर यूक्रेन के ऊपर कोई कब्जा करने की कोशिश करता है तो आप पूरा साथ देंगे यूक्रेन का। हमें यह बताइए कि उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्या हुआ? आज जब यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है, रशिया के साथ 4 साल से उसकी लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन के साथ आप कहां खड़े हैं, यूक्रेन में आप क्या कर रहे हैं? यह सवाल पूछा ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने, और कहा जाता है कि इस पर अमेरिका बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि अमेरिका इस बात के लिए बदनाम है कि वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या डील्स साइन तो कर लेता है लेकिन अपना वादा निभाता नहीं है। इस सवाल पूछने का मतलब यह था कि आप हमसे जो कह रहे हैं कि 20 साल तक हम यूरेनियम एनरिचमेंट ना करें, ये करें, वो करें, जो हमारा पैसा आपने दबा के रखा है, हमारे एसेट्स जो दबा के रखे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि डील हो जाएगी, फिर धीरे धीरे हम खोल देंगे। हम आप पर कैसे भरोसा करें? आज डील हो जाए, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें, हम आपकी सारी शर्तें मान लें, लेकिन आप जो शर्तें मान रहे हैं उन शर्तों को ना निभाएं तो फिर हम क्या करेंगे? आज आप कह रहे हैं कि एसेट्स डी फ्रीज कर दिए जाएंगे, $20 बिलियन के एसेट्स डी फ्रीज कर दिए जाएंगे, ये हमें अभी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप साल भर में डी फ्रीज करेंगे और कल को जब हम आपके पास जाएं ये पूछने के लिए कि हुजूर
आपने हमारे एसिड डिफ्रीज क्यों नहीं किए? तो आप तन जाएं, आप जवाब देने से मना कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, फिर 2 महीने बाद बंद कर दिया, फिर 4 महीने बाद खोल दिया। यह कोई घर का दरवाजा नहीं है। बहुत सारी मेहनत के साथ उसको बंद किया गया है और वो आप कह सकते हैं आज की डेट में ईरान का एटम बम है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा नहीं होता तो ना डील की बात होती, ना सीज फायर की बात होती, ना कुछ होता। ईरान के ऊपर लगातार बम गिरते रहते और सारी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे गजा के अंदर बम गिरते रहे और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आज सारी दुनिया कह रही है भाई जल्दी डील कीजिए, मान लीजिए ईरान की शर्तें, कैसे भी डील कीजिए, हॉस्टिलिटीज कम कीजिए, लड़ाई बंद कीजिए, तो दुनिया इसलिए कह रही है क्योंकि सबका तेल फंसा हुआ है। हर जगह तेल और गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान को देख लीजिए, ये हालात पाकिस्तान में भी होंगे, श्रीलंका में भी होंगे, नेपाल में भी होंगे, बांग्लादेश में भी होंगे और बाकी मुल्कों में भी होंगे, क्योंकि सबका तेल और गैस तो वहीं से आता है। देख लीजिए हालात, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हम नहीं जानते कि इलेक्शन जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन तेल की प्राइस क्या होगी, गैस की प्राइस क्या होगी और बाकी चीजों की प्राइस क्या होगी, हम नहीं जानते। और यह हालात मैंने आपसे कहा कि दुनिया भर में है, इसीलिए दुनिया प्रेशर बना रही है, दुनिया कह रही है कि भाई जल्दी से जल्दी आप लोग डील करो। अब ईरान आज खोल दे, डील हो जाए, दुनिया खामोश हो जाएगी, दुनिया को अपना तेल गैस मिलने लगेगा और कल अगर अमेरिका अपने वादे ना पूरा करे तो ईरान क्या करेगा? इसीलिए ईरान इस बात की चिंता नहीं कर रहा कि सीज फायर की मियाद खत्म होने वाली है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और ये शर्तें जब तक अमेरिका पूरी नहीं करता है तब तक बातचीत नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बातचीत अभी नहीं होगी। ये खबर आई है और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, 1 घंटे पहले खबर आई है, यानी हिंदुस्तानी टाइम अगर आप देखेंगे तो 10 बजे के आसपास और अमेरिकन टाइम अगर आप देखेंगे तो रात के 11:45 पर, जो ये बता रही है कि खबर ये आ रही है कि ईरान के जो लोग हैं जिनको जाना है डील करने के लिए वो इस्लामाबाद जाने को तैयार हो गए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सबके बावजूद ईरान जा सकता है वहां पर बातचीत करने के लिए। अब आपको एक सिनेरियो मैं बताता हूं, 4 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर जो आपको दिख रही है, ट्रंप की तस्वीर दिखाई दे रही है। अगर ट्रंप वहां पर जाता है तो आप यह समझिएगा कि ईरान ने ट्रंप की कुछ शर्तें मान ली हैं और ट्रंप को एक ऐसी डील देने के लिए तैयार हो गया है जिसका वो वहां पर प्रचार कर सके, अमेरिका में प्रचार कर सके। देखिए ट्रंप जो है ना, वो चाहता है कि किसी तरह से ईरान के नेता उससे मिल ले। खामनेई साहब जब तक जिंदा थे कभी ट्रंप से या अमेरिका के किसी लीडर से मिलने के लिए तैयार नहीं हुए, और चाहे वो अराक्ची हो, चाहे कालिबाफ हो और चाहे इस समय मुस्तफा खामनेई हो, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप से मिलने में उनका भी कोई इंटरेस्ट है। न्यूयॉर्क पोस्ट में खबर छपी है जिसमें ट्रंप कह रहा है कि अगर ईरानी नेता चाहेंगे तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। क्यों चाहेंगे तुमसे मिलना? एक बदतमीज आदमी से क्यों मिलना चाहेंगे जिसके बारे में यह नहीं पता कि सुबह क्या कहेगा, शाम को क्या कहेगा, दोपहर में क्या कहेगा, रात को क्या कहेगा, जिसने ईरान की सभ्यता को खत्म करने की बात की थी, पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की बात की थी। ऐसे आदमी से क्यों मिलना चाहेंगे ईरान के लीडर्स? इसलिए ईरान के लीडर्स मुझे लगता है कि ट्रंप से मिलने को तैयार नहीं है और ट्रंप जो इस्लामाबाद आना चाहता था वो मुलतवी कर दिया गया है फिलहाल, या कह सकते हैं कैंसिल कर दिया गया है। ट्रंप तो कम से कम अभी नहीं ही आ रहा है। ये वाली जो बातचीत हो रही है उसमें ट्रंप नहीं आ रहा है और इसका मानी बिल्कुल साफ है कि ईरान थाली में परोस कर कोई जीत ट्रंप को नहीं देने जा रहा। अब आप देखिए, अगर वांस आते हैं, जेडी वांस आते हैं, इसका क्या मानी है? जेडी वांस आते हैं, इसका मानी यह है कि पिछली मुलाकात में ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो सारी शर्तें अमेरिका मान लेगा, थोड़े हेर फेर के साथ। अगर वांस नहीं आता है और केवल जेराड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आते हैं, इसका मानी बिल्कुल साफ है कि किसी तरह की कोई डील नहीं होने वाली। सिर्फ कैमरे पर तस्वीरें आएंगी और डील बुरी तरह से फेल होगी, बातचीत बुरी तरह से फेल होगी, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि ये तो इजराइल के एसेट्स हैं, इनके साथ बात करने से कोई फायदा नहीं है। और अगर मार्क रूबियो आते हैं, इसका मानी यह है कि डील फाइनल हो चुकी है, केवल कुछ नुक्तों पर दिक्कत होगी, जिन नुक्तों को मिलकर यह सुलझा लेंगे और मार्क रूबियो दुनिया के सामने खड़े होकर कह देंगे ईरान के साथ डील हो गई है और यह डील जो होगी ये ईरान के लिए फेवरेबल होगी। एक बात को समझना चाहिए,
अमेरिका चाहता है कि ईरान हारे हुए की तरह बर्ताव करे, यानी ईरान डील में ऐसे आए जैसे वो जंग हार चुका है और किसी तरह से जंग से बाहर निकलना चाहता है। और ईरान जो बातचीत कर रहा है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत कर रहा है, मजबूत जगह पर बैठकर बातचीत कर रहा है। ईरान का मानना है कि जंग हमने जीती है। ट्रंप कहते हैं नेवी खत्म हो गई, और ईरान की एम्बेसीज अपनी नेवी की वीडियो जारी कर देते हैं, कहते हैं देखिए हमारी नेवी की ताकत कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलने की आपकी हिम्मत अब भी नहीं पड़ रही, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। ट्रंप कहते हैं एयरफोर्स खत्म हो गया। तो जब आसिम मुनीर पाकिस्तान से आते हैं तो उनके अगल बगल दर्जनों फाइटर जेट्स लगा देता है ईरान, और दुनिया को दिखाता है कि देखो हमारे पास फाइटर जेट्स भी हैं। और अमेरिका के अखबार ये खबर छापने लगते हैं कि अब भी जंग के पहले जितनी मिसाइलें थी उसकी 40% से ज्यादा मिसाइलें हैं ईरान के पास। और सिर्फ मिसाइलें ही, पुरानी मिसाइलें ही नहीं हैं, नई मिसाइलें बन रही हैं, नए मिसाइल लॉन्चर्स बन रहे हैं, रशिया से भी हथियार आ रहे हैं, चाइना से भी हथियार आ रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर गल्फ के अंदर ट्रंप अपनी आर्मी को लगातार बढ़ाता जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है, तो ईरान भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान में जिस जनाफादा का ऐलान किया गया था, यानी ऐसे लोग जो इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हों, लाखों लोगों ने उसमें रजिस्टर कराया है, औरतों ने रजिस्टर कराया है, मर्दों ने रजिस्टर कराया है। यानी अगर आप जमीन पर आकर भी लड़ना चाहते हैं तो भी ईरान में लाखों लोग आपका मुकाबला करेंगे। बरसों बरस इस जंग को आप जीत नहीं पाएंगे। तो ईरान ने साफ दिखाया है कि ना हम जंग में हारे हैं और ना हम डिप्लोमेसी में हारेंगे। जंग में जो आप हासिल नहीं कर पाए वो आपको डिप्लोमेसी में हम नहीं देने वाले हैं। टफ निगोशिएटर है ईरान, और पर्शिया का इतिहास जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानता है कि किस सब्र के साथ वो डिप्लोमेसी करता है, किस होशियारी के साथ डिप्लोमेसी करता है, और उसको हरा पाना बेहद मुश्किल होता है। ये तो ट्रंप भी कह चुके हैं काफी पहले कि ईरान जंग नहीं जीतता है लेकिन डिप्लोमेसी हमेशा जीतता है। इस बार मैंने पहले भी कहा है कि जंग भी जीती है और डिप्लोमेसी को भी जीतेगा। तो सवाल ये उठता है हो क्या सकता है। ये हो सकता है कि ईरान के लोग इस्लामाबाद में पहुंचे, लेकिन यह संभव नहीं है। फिलहाल यह मुमकिन नहीं दिख रहा कि कोई डील इस बार साइन हो जाए। हो यह सकता है कि सीज फायर को काफी लंबा बढ़ा दिया जाए, 30 दिन के लिए या 60 दिन के लिए सीज फायर को बढ़ा दिया जाए, और साथ में ईरान यह शर्त रखे कि लेबनान में भी सीज फायर को बढ़ाया जाए। मुझे लगता है यह शर्त पहले ही रखी जा चुकी है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि लेबनान और इजराइल के बीच अगले राउंड की बातचीत वॉशिंगटन में होने वाली है। और ये जो 30 दिन या 60 दिन का वक्फा हो, इस वक्फे में डील के एक एक नुक्ते पर बातचीत हो। ट्रंप को यह कहा जाए कि तुम थोड़ा चुप रहो, और उसके बाद यह डील फाइनल हो। देखिए, ट्रंप के ऊपर बहुत तरह के प्रेशर हैं, इस बात को समझिए। डेमोक्रेट्स पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं। कल का एक सीन है जब वेटरन जो उनके आर्मी के लोग हैं, यानी आर्मी से रिटायर्ड जो लोग हैं, जिनमें कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैर या हाथ खो दिए हैं जंग के बीच में, वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और ईरान की जंग की मुखालिफत करते हैं। कहते हैं ये बेकार की जंग, लड़ना बंद करो, इसमें हमारा पैसा और हमारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, इससे कुछ भी हासिल नहीं होना है। यूरोप की कंडीशन यह है कि यूरोपीय यूनियन से यूएन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इजराइल के साथ रिश्ते खत्म करो। पीटर माजियार जो हंगरी में आया है, नया प्रधानमंत्री बना है, उसने पहले तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को न्योता दिया कि हंगरी आओ, लेकिन अब वो कह रहा है कि हम आईसीसी के अंदर ही रहेंगे, आईसीसी से बाहर नहीं निकलेंगे, और अगर नेतन्याहू हंगरी आता है तो हम उसको गिरफ्तार करेंगे। तो पूरी दुनिया का माहौल बदल रहा है। यह पक्की बात है कि अगर ईरान के साथ वो जंग जारी रखता है तो मिड टर्म इलेक्शन में उसको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए चारों तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा है, ट्रंप कैसे भी इस जंग से बाहर जाना चाहता है। वो चाहता था कि धमकी के साथ, गुंडागर्दी के साथ, बड़ी बड़ी बातें करके ईरान को झुका लिया जाए, लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है। तो अगर पागलपन चढ़ेगा तब तो ईरान पर वो दोबारा अटैक करेगा, और फिर जो लड़ाई होगी वो दुनिया देखेगी। फिर डील करने के लिए इतनी आसानी नहीं रह जाएगी, बरसों ये लड़ाई चलेगी। और अगर दिमाग काम करेगा, जो लोग प्रेशर बना रहे हैं वो प्रेशर अगर काम करेगा, तो इस्लामाबाद में बातचीत होगी। इस बातचीत में लंबे सीज फायर पर सहमति बन सकती है। मैं तो चाहूंगा डील हो जाए, लेकिन फिलहाल कोई उम्मीद डील की नहीं लग रही। फिर उस लंबे प्रोसेस में 50-60 दिन जो भी होगा, एक डील होगी, डील पर बातचीत होगी, और वो डील ऐसी होगी
जिससे ईरान इज्जत से सर उठा कर रहे, ईरान का भी फायदा हो, उसके फ्रोजन एसेट उसको मिल जाए, मिसाइल के ऊपर कोई बातचीत ना हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कई बार बता चुका हूं। तो अभी इंतजार करिए, देखिए ईरान फाइनली आता है कि नहीं इस बार निगोशिएशन टेबल पे, और अगर अमेरिका आता है तो वहां से कौन कौन आता है, और उस पर ही यह तय होगा कि आगे ईरान और अमेरिका में जंग बढ़ेगी या फिर सीज फायर लंबा होगा। और खत्म करने से पहले, जैसा मैंने वादा किया था कि मीनाब की बच्चियों की पेंटिंग एग्जीबिशन में जो हमारे हिंदुस्तानी बच्चे गए थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जनगण मन गाया है। मैं चाहूंगा कि पूरे इज्जत के साथ आप जनगण मन जो बच्चों ने गाया है उसको सुनकर इस वीडियो को खत्म कीजिए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब गुजरात मराठा श्रावण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल सीतारंगा। तब शरणा में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।